हेलो एवरीवन, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट 45 डेज का प्लान के हिसाब से जो लो सब्जेक्ट है उसके हम तुलनात्मक विधि और शासन प्रणाली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज इसका जो सेकंड पार्ट होने वाला है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो लेक्चर है देखा होगा और जो नोट्स है वो भी आपने बनाए होंगे। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो पार्ट रहने वाला है अपना तुलनात्मक विधि का जो शासन प्रणाली का जो सेकंड पार्ट है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, संघवाद के मॉडल तथा विधि का शासन क्या होगा, रूल ऑफ लॉ और जो संघवाद के मॉडल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संघवाद सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता एक राष्ट्र यानी संघीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में विभाजित होती है। संघीय सरकार के पास में क्या क्या चीजें होंगी, तो वो विदेश नीति होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा होगा, युद्ध की घोषणा होगी, विदेशिक संधि करने का अधिकार भी होगा, यानी जो विदेश में जो संधि करने का अधिकार होगा, आयात निर्यात का विशेष अधिकार होगा, मुद्रा छापने के विशेष अधिकार आदि प्राप्त होंगे। ठीक है, ये तो सारा किसको हो जाएगा, आपके संघीय सरकार को। और प्रांतीय सरकार के पास में घरेलू स्तर पर अपने अपने राज्य में शांति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व्यवस्था आदि का दायित्व रहता है। ठीक है, यानी अगर हम पार्ट में इन दो पार्ट में अगर बांटे इनको, ठीक है, तो पहला पार्ट बन जाएगा अपना संघीय सरकार और दूसरा बन जाएगा प्रांतीय सरकार। ठीक है, अब संघीय सरकार में वह कौन कौन सी चीज आएगी, जिसमें विदेश नीति आ जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाएगी, युद्ध की घोषणा आ जाएगी, विदेशिक आपके जो संधि करने का जो ट्रीटीज करने की होगी वो अधिकार मिल जाएगा, आयात निर्यात का अधिकार मिल जाएगा और मुद्रा छापने का अधिकार इनको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो राज्य स्तर पर है तो विभिन्न अलग अलग स्टेट पर आपके जो शांति बनाए रखना अपने अपने राज्यों में, या घरेलू जो स्तर है वो कार्य करना, शिक्षा का हो जाएगा या स्वास्थ्य का हो जाएगा और यातायात का, ये चार चीजें इनको करनी होगी स्टेट लेवल पर प्रांतीय सरकार के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए अब संघवाद है क्या, यानी अगर मैं बात करूं आपके संघवाद यानी फेडरलिज्म है क्या, कौन बताएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और संघवाद क्या है, सरल शब्दों में कौन बता सकता है। हम्म, देखिए इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक राज संचालन की प्रवृत्ति का प्रारूप संघवाद है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य के एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करेगा और इस संविदा के अनुसार एक राष्ट्रीय सरकार और अनेक राज्य सरकार संघ की विभिन्न इकाइयों में विभाजित होगी। सामान्य रूप से प्रभु सत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है, जो इस संविदा के अंतिम रूप से पुष्टि करेगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि एक संघ होगा और संघ के साथ में जो अलग अलग स्टेट होंगे वो विभाजित होंगे, और वो विभाजित स्टेट होंगे ना, वो क्या करेंगे, संघ के साथ में मिलकर काम करेंगे और एक इनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी तैयार होगा। ठीक है, यानी संघ ही इनकी स्थापना करेगा। चलिए, संघ व्यवस्था के प्रतिमान यानी मॉडल्स क्या होंगे, तो वर्तमान समय में संघ व्यवस्था के तीन प्रतिमानन मॉडल्स दिखाई देते हैं, सहकारी संघ, सौदेबाजी वाला संघवाद और एकात्मक संघवाद। संघवाद के इन तीनों प्रतिमानों में मात्रा का अंतर अधिक होता है और प्रकार इनका जो टाइप है वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही देश की संघ व्यवस्था में राजनीतिक घटनाओं की बदलती परिस्थितियों में भी तीनों की प्रकार की प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई दे सकती है। संघवाद के इन मॉडलों का विवरण इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है, संघ संघीय संघवाद और राष्ट्र प्रभुत्व और राज्य प्रभुत्व के दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है। संविधान के अंतरंग में ही कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर पर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्य के सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो है ही है, लेकिन राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में कमजोर नहीं होती है। साथ ही दोनों ही सरकारों एक दूसरे के निर्भर
तरह से इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होती है जो निभाती है। संघवाद का बुनियादी तत्व शक्तियों का विभाजन, किंतु सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र और राज्यों के बीच में अंत क्षेत्रीय सहयोग पर भी बल मिलता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में अंतर क्षेत्रीय यानी अंदर का जो भी है वहां पर भी सहयोग करने का उनको फोर्स मिलता है, बल मिलता है। सहयोग केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच की नहीं अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों के असंख्य राजनीतिक संस्थाओं के मध्य भी दिखाई देता है। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उनका भी एक सहयोग आपको दिखाई देगा। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत की जो संघीय व्यवस्थाओं से यह तथ्य उभरता है कि संघ व्यवस्था में सहकारिता का लक्षण भी सन्निहित है। जो आपके अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया या भारत के जो आपके फेडरल जो सेटलमेंट है या जो व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, उस व्यवस्था में एक आपको जो संघ की जो व्यवस्था है उसमें आपकी जो सहकारिता, कोऑपरेटिव जो आपके लक्षण है वो आपको क्या करते हैं कि आपको दिखाई देते हैं, झलकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कनाडा में डोमिनियन सम्मेलन या अमेरिका में गवर्नरों के सम्मेलन, भारत में राज्यपालों और मुख्य सचिवों क्षेत्रीय परिषदों के सम्मेलन केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों में आपसी सहयोग के माध्यम से ही होते हैं। यानी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सम्मेलन करना हो, चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो केंद्र लेवल का हो, चाहे वो एक इंटरनेशनल लेवल का हो, तो वहां पर आपसी सरकारों और केंद्रीय सरकार और चाहे जो प्रादेशिक सरकार है उनके आपसी सहयोग के माध्यम से ही होता है। समझ में आई यहाँ तक? दूसरा देखना इसमें कि सौदेबाजी का संघवाद क्या होता है। एशिया और अफ्रीका के देशों में सौदे वाली संघ प्रणाली या मॉडल दिखाई देते हैं जिसमें दल प्रणाली या संघवाद का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी एक इसमें मित्रता भी दिखाई देती है। पश्चिमी देशों में संघ प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु दो दलीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ होता है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों में बुनियादी मुद्दों पर सहमति विकसित होने के कारण उनकी भूमिका संघ प्रणाली में संयोजनकारी शक्ति के रूप में रही होती है, किंतु विकासशील देशों में दलीय प्रणाली का जो प्रतिमान उभरा है उसमें राष्ट्रीय दलों में साथ साथ क्षेत्रीय प्रादेशिक दलों का भरमार रहा है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर की सरकार पर जिस दल का नियंत्रण होता है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रांतीय स्तर पर भी वह दल सत्ता में हो। प्राय देखा गया है कि क्षेत्रीय दलों का संघ को इकाइयों की सरकारों पर कब्जा स्थापित हो जाता है और ऐसी स्थिति में केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार के सौदेबाजी में सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। एकांतवाद यानी एकात्मक संघवाद क्या है? तो एकात्मक जो संघवाद है वो संघीय पद्धतियों के विकास में ऐतिहासिक अध्ययन और राजनीतिक सत्य तक सिद्ध हो पाता है। पिछले दशकों से राज्य सरकार के मूल रूप में जो अधिकार प्रदान किए गए थे उनकी कीमत पर केंद्रीय सरकार ने आधिकारिक तीव्रता से अपनी शक्तियों का विकास किया। प्रोविलोबी ने लिखा है कि संघ की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार की भी शक्तियां बढ़ने लगती है जबकि राज्य सरकारों की शक्ति में ह्रास आने लगता है। संघ की स्थापना के बाद से ही कुछ ऐसा परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है मानो कि संघ शर्तों में तोड़कर एकात्मक सरकार की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद को साझा संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्या कह रहे बच्चे पार्टी? चलिए बेटा। हाँ जी बेटा। प्रो विलोबी। जी बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट। अमेरिकी राज्य सरकार और संयुक्त राज्य सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार के बीच सत्ता संवैधानिक विभाजन होता है। देश की स्थापना के बाद से ही और विशेष रूप से अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद सत्ता राज्यों से दूर और राष्ट्रीय सरकार की स्थानांतरित हुई हो। संघवाद की प्रकृति में दोहरा संघवाद और राज्य संगठित नया संघवाद सम्मिलित भी हुआ है। अब आप देखना कि जो दोहरा संघवाद है इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो परत के एक संघवाद या विभाजित संप्रभुता के रूप में जाना जाता है, ये राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता संघीय और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्दों में विभाजित होती है। राज्य सरकारें उन शक्तियों का प्रयोग करती है जो संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बिना उन पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरे संघवाद की प्रणाली 1781 में ईस्वी पुष्टि की परिसंघ के लेखकों के खिलाफ एक विरोधाभास का उत्पाद हुआ जिसने युद्ध की घोषणा करने और संधियों को बनाने का एक सेना को बनाए रखने की शक्तियों के साथ एक बहुत ही कमजोर संघीय सरकार की स्थापना की।
गैस के विद्रोह, ईंधन के कारण संघीय सरकार ने अमेरिकी क्रांति के कारण ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के कारण एक समूह की स्थापना की, जिसके बाद में संघवादियों के रूप में जाना जाता है। राज्य संघहित क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य एक घटक राजनीतिक इकाई है जिनकी संख्या वर्तमान में 50 है। एक राजनीतिक संघ में एक साथ प्रत्येक राज्य एक अलग और परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र पर सरकारी अधिकार रखता है और संघीय सरकार के साथ अपनी संप्रभुता साझा करता है। राज्य की नागरिकता और निवास स्थान लचीले होंगे। कुछ विशेष प्रकार के अदालती आदेशों में प्रतिबंधित भी किए जाएंगे। राज्यों के बीच स्थानांतरित करने के लिए किसी भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यों को काउंटियों और काउंटी समकक्ष में विभाजित किया जा सकता है, जिसे कुछ स्थानीय सरकार प्राधिकरण में सौंपे जा सकते हैं, लेकिन वे संप्रभु नहीं होंगे, सर्वे सर्वा वो नहीं होंगे। काम सौंपा जा सकता है, काम कर सकते हैं, अपनी अपनी अदालत आदेशों का अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको संप्रभुता नहीं दी जाएगी। उसके बाद में राज्य और अन्य स्थानीय सरकार भी बना सकती है, संरचना कर सकती है। राज्य सरकार के नीति निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों पर कानून का निर्माण करती है, जैसे संपत्ति, शिक्षा, विरासत, स्वामित्व, विनिमय, वाणिज्य कानून, बैंकिंग, क्रेडिट, श्रम, पेशेवर लाइसेंस, बीमा, पारिवारिक कानून, नैतिक कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिविल सेवा आदि। स्थानीय सरकार के नीति निर्माण के क्षेत्र में इसके अंतर्गत लोक निर्माण, सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुबंध, सार्वजनिक आवास का लाइसेंस, बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं आदि सम्मिलित होती है। सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी संघवाद क्या होता है कि अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो व्याख्या है उल्लेखित की गई थी। कौन से संशोधन में की गई थी? 10वें संशोधन में की गई थी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में आपके राज्यों के अतिरिक्त शक्तियों का प्रदान नहीं करनी चाहिए। यह इस धारणा के अंतर्गत संचालित होती है कि संघीय राज्यों के लिए कानून बनाने की संघीय और राज्य सरकारें साझेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए बनाम डार्बी लंबर कंपनी और गार्सिया बनाम सेन के मामले में एंटोनियो मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी जैसे अदालती मामलों ने इन राज्यों को संघीय श्रम कानून को लागू करने को मजबूर करके सहकारी संघवाद की भूमिका का विस्तार किया है। तो ये जो दो केस है आप याद रखना, ठीक है, गार्सिया बनाम सेन का मामले में और यूएसए बनाम डार्बी लंबर के मामले में, ठीक है। फिर नया संघवाद क्या है? तो नया संघवाद आपके नया संघवाद विचलन का एक राजनीतिक दर्शन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकारों से राज्यों के कुछ शक्तियों का हस्तांतरण। नए संघवाद का प्राथमिक उद्देश्य 18वीं शताब्दी के संघवाद के राजनीतिक दर्शन के विपरीत कुछ स्वायत्ता और शक्ति के द्वारा राज्यों की बहाली होती है। नीति विषय के रूप में नए संघवाद सामान्यतः संघीय सरकार सम्मिलित होती है और जो सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों का ब्लॉक अनुदान प्रदान करती है। अब आता है कि आपके जो भारतीय संघवाद है वो मोंटेस्क्यू द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय माना जाता है और समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिका और विधि जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, सरकार राज्य का महत्वपूर्ण भाग होता है, परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप एक समान नहीं होता है। सरकार के स्वरूप का चयन देश की विशेष परिस्थितियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। यही कारण है कि किसी भी देश की सरकारें एकात्मक तथा किसी भी संघात्मक होती है। एकात्मक प्रणाली में समस्त शक्ति केंद्र में निहित होती है, जबकि संघात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होती है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा। सरकार की प्रणाली में संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है, लेकिन भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति करार द्वारा नहीं हुई है, ठीक है, सहमति और करार के द्वारा नहीं हुई है। राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का लक्षण निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए संघात्मक प्रणाली के लक्षण क्या होंगे कि संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। राष्ट्रीय महत्व वाले विषय केंद्र को, स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकार को प्रदान किए गए। इसलिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
फिर आता है दोहरा शासन प्रणाली। दोहरा शासन में संघात्मक राज्य के दो सरकारें होती है, एक राष्ट्रीय और दूसरी राज्य सरकार। भारत में एक केंद्रीय और दूसरी राज्य सरकार होती है। द्विसदनीय विधायिका क्या होती है? विधान पालिका के द्विसदनीय होना संघीय सरकार में आवश्यक है। प्राय निम्न सदन में जनता का, उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा की निम्न सदन और राज्यसभा का उच्च सदन माना जाता है। संविधान का सर्वोच्च होना क्या है? देश में सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना गया। संविधान के अनुसार निमित्त कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। कोई भी सरकारी अधिकारी देश को शासक संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। संसद या राज्य विधानमंडल किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता है जो संविधान का प्रस्तावना के विरुद्ध हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार दिया गया। इसके अनुसार न्यायालय संसद के ऐसे कानून को या कार्यपालिका से ऐसे आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचे में उल्लेखित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघात्मक व्यवस्था में न्याय की संविधान की पुनर्व्यवस्था करने का अंतिम शक्ति प्राप्त होती है, जिसे संघ और राज्य सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो सके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वितरण तथा संवैधानिक प्रावधानों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच परस्पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे विवादों का निर्णय स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका ही हो सकती है। संविधान की व्याख्या एवं संविधान की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास है। इन न्यायालयों के द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम मानी जाती है। यह न्यायपालिका सर्वोच्च प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जाती है। संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता की भी संघात्मक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें संशोधन की एक विशेष निश्चित विधि का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 विशेष संशोधन विधि उल्लेखित की गई। संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, साधारण बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, और कुल सदस्य के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य के समर्थन के साथ में किया जाएगा। तो ये एक संविधान के संघात्मक होने का परिचय भी सबूत आपको मिलता है। ठीक है। फिर आता है एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण में जो होते हैं, भारत के संविधान को पूर्ण संज्ञेय नहीं माना गया। और क्यों नहीं माना गया? क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उसके एकात्म होने का साक्षात प्रमाण भी देते हैं। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित एकात्मक जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से होंगे? तो उनमें एकल संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अगर एकात्मक होने का प्रमाण बताता है। पहला क्या है कि भारत के केंद्र और राज्यों की लिए एक ही संविधान है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक प्रणाली होने से वहां राज्यों में पृथक संविधान है, जबकि भारत में समस्त देश के लिए एक ही संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शासन व्यवस्था का कार्य चलता है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाएगा, जो संघ की सूची के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए हैं। संघ सूची के विषय में कानून संसद है, जबकि राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून विधानमंडल बनाएगी। किंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में संसद राज्य सूची के अंकित विषय पर कानून बना सकता है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो आप लेक्चर आराम से देख लेना। उसके बाद में ये देखिए आप, समवर्ती सूची में अंकित विषयों पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्मित कानून सेंट्रल गवर्नमेंट विरोध करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित कानून उस लिमिट तक वो क्या कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द किया जा सकता है, जिस सीमा तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग को विरोध करती है, तब केंद्र का कानून लागू किया जाता है। अतः शक्तियों का विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, जो एकात्म सरकार का मुख्य लक्षण होते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद में होता है कि संविधान संशोधन क्या है तो केंद्र और राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति का संविधान संशोधन के संबंध में अधिक शक्ति प्राप्त है। संसद साधारण बहुमत से संविधान के अधिकांश भाग को निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। संविधान का बहुत कम ऐसा भाग होगा जो जिसमें संशोधन से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अतः संविधान संशोधन में केंद्र सरकार की श्रेष्ठता माना जाता है, जो कि एक एकात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण होता है। उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व संघ प्रणाली का दूसरा सदन प्राय समानता के आधार पर होगा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे अमेरिका।
भारत की राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के प्रतिकूल होता है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। राज्यों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय वर्ष 1963 संविधान के 16वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई ऐसा संघ जो पृथक हो रहा है तो वहां पर पक्ष पोषण होगा, जो यानी स्वतंत्रता की, इसको वाक यानी बोलने की जो आजादी है उसका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है आपके एकल नागरिकता सिटीजनशिप। प्रत्येक संघ की नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होगा। अमेरिका, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार उसे राज्य की ओर से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। और भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रथा है ही नहीं। अपने कोई भी ऐसा चलन नहीं है दोहरी नागरिकता ली जाए। अपितु ऐसे सभी व्यक्ति जो भारत के ही नागरिक होंगे और सभी को समानता का अधिकार संविधान की ओर से प्राप्त होगा। अवशिष्ट शक्ति। संविधान के आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार को प्रदान की गई अवशिष्ट शक्ति में ऐसे विषय होंगे जो तीनों सूचियों के किसी भी सूची में अंकित नहीं होंगे, जो कनाडा के संविधान से उपलब्ध होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में कई संविधान ऐसे प्रावधान होंगे जो इसको कुछ सीमा तक एकात्मक रूप प्रदान करेंगे। कोई भी संदेह नहीं हो तो भारतीय संविधान के संघात्मक प्रणाली के सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान होंगे। यथार्थ में देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक, बल्कि इसमें दोनों प्रणालियों के लक्षण विद्यमान होंगे। भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक और संघात्मक एकात्मक प्रणालियों के लक्षणों का मिश्रण होता है। भारत की विशेष परिस्थितियों में हित भी होता है। फिर इसमें आता है आपके केंद्र और राज्य के बीच का संबंध। तो भारत में संघीय व्यवस्था के अनुरूप संविधान में केंद्र और राज्य के संविधान की विस्तृत विवेचना की गई है। यद्यपि चलिए, भारतीय एकता और अखंडता के लिए केंद्र और शक्तियों के बीच में सॉरी भारतीय एकता और अखंडता के केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधी प्रावधान निम्नलिखित होंगे। भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 में केंद्र राज्य विदेश शक्ति प्रशासनिक संबंध मिलेगा। भाग 12 के अंतर्गत आपको 264 से 300 के अंतर्गत केंद्र राज्य वित्तीय संबंध मिलेगा। और भाग 13 के अंतर्गत आपको 301 से 307 केंद्र राज्य व्यापार और वाणिज्यिक संबंध मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रशासनिक संबंध क्या होगा? तो प्रशासनिक संबंध आपके 256 से 263 तक आता है अध्याय 2 में और पार्ट 11 में। तो हो सकता है कि इनसे भी क्वेश्चन बन जाए आपके संविधान पार्ट 11 में क्या है, तो प्रशासनिक संबंध है। कौन सा चैप्टर में? तो पार्ट 2 में। कौन से आर्टिकल में? तो 256 से 263 तक। दूसरे शब्दों में अगर बात करें कि संघ और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक शक्तियों का जो विभाजन होता है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होगी और राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखेगी। राज्य सरकारों के पास में प्रशासन पर संघ का सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। उसी प्रकार पद मुक्ति भी राष्ट्रपति को अपॉइंट करना है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे राज्यपाल हो, इनको अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और इनको अगर हटना भी हो तो वो अपना जो त्याग पत्र किनको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात स्थिति के उद्घोषणा कर दे या ऐसी अवस्था में संपूर्ण देश का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है और देश का संघात्मक स्वरूप एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संघ सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन यदि कोई सरकार राज्य सरकार न करे तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। फिर आता है आपके वित्तीय संबंध, जो कि आपके 264 से 300 के अंतर्गत आता है। संविधान का भाग 12 अध्याय 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध सॉरी वित्तीय क्षेत्र में संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय साधनों का विभाजन किया गया, जो यह वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित माना गया। 265, हाँ।
वर्तमान समय में विभाजन के अनुसार कुछ टैक्स केवल राज्य सरकारों को सौंप गए थे और संघ सरकार संघ सूची में अंकित समस्त विषयों पर कर लगाने का अधिकार होगा। राज्य सूची के सभी विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। राज्यों की सरकारों द्वारा लगाए गए करों को एकत्रीकरण स्वयं उनके द्वारा किया गया, स्वयं ही वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन को व्यय करती है, परंतु संघ सरकार द्वारा किए गए सभी संघीय सरकार न तो स्वयं एकत्रित करती है, न ही सभी करों के धन के स्वयं व्यय करती है, एकत्रित कर सकता है। कराधान के संबंध में साधारण विधान के संबंध में भी अवशिष्ट शक्ति संसद को प्राप्त कर संबंधी विधान के विषय में कोई समवर्ती क्षेत्र नहीं होंगे। गठबंधन सरकार या केंद्र राज्य सरकार में भारतीय संविधान के निर्माताओं में भारत एक और संघवाद की स्थापना के लिए राज्यों के पर्याप्त स्वायत्ता के प्रदान की गई, तो दूसरी ओर राष्ट्र की एकता अखंडता के केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। पहले 16वें और 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 के केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया, परंतु 1990 के दशक में वैश्वीकरण को भारत में अपना लिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, दूसरी ओर भारत और केंद्र के स्तर पर गठबंधन सरकार का युग प्रारंभ हो गया और इन्हीं कारणों से केंद्र राज्य के संबंधों में स्वरूप भारत में परिवर्तित होने लगा, जिससे कारण के निम्नलिखित क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो पहला यह था कि सहकारी संघवाद में बढ़ावा स्तर, यानी जो सहकारी संघवाद का जो बढ़ता स्तर हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, मुख्यमंत्री है या राज्यपाल समाधि की शुरुआत है वो की गई। दूसरा इसमें यह था कि केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी भी बढ़ती गई। गठबंधन सरकार के युग में विभिन्न क्षेत्रीय दलों को केंद्र सरकार में सम्मिलित किया गया और इसी कारण वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्यों की भागीदारी बढ़ी और राज्य व्यवहारिक रूप में मजबूत हुए। फिर 356 का प्रयोग कम हुआ, केंद्र में गठबंधन सरकार होने के कारण 356 का प्रयोग कम हो गया। 1990 के दशक के बाद में 356 का प्रयोग निरंतर कम होता चला गया, ठीक है। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है नियोजन और विकास में राज्यों की बढ़ती भागीदारी। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में आर्थिक विकास करना हर राष्ट्र की प्राथमिकता बन चुका है। इस कारण केंद्र सरकार के नियोजन और विकास के राज्यों में अधिक भागीदारी बना रही है और राज्यों के विकास नीतियों का निर्माण में स्वायत्ता प्रदान कर रही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बहुस्तरीय नियोजन को अपनाया गया और जिसके अंतर्गत राज्यों के साथ साथ स्थानीय स्तर भी अधिक शक्तियों का प्रदान की जा रही है। पांचवा पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे कि राज्यों की बढ़ती वित्तीय स्वायत्ता को वैश्वीकरण के युग में विकास के लिए राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई। वर्तमान राज्यों में देश की भीतरी संस्थाओं के साथ साथ बाह्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी ऋण लेने की छूट प्रदान की गई और इस प्रकार बढ़ते वैश्वीकरण और गठबंधन से सरकार के युग में राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्राप्त हो गई और भारत में भी सहकारी संघवाद मजबूत मॉडल बन गया, ठीक है। अब देखिए भारत में संघवाद के जो मॉडल्स हैं वो किस प्रकार से हैं। भारत में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था का प्रतिमान क्या है कि संघात्मक शासन में विभिन्न सरकारों का गठन राजनीतिक दलों द्वारा ही होता है। एशिया और अफ्रीका की नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं में नवीन अनुभव में पाश्चात्य संघ प्रतिमानों का अमान्य बना दिया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया संघ व्यवस्थाएं दल रूपी मजबूत के कारण सहकारी सुदृढ़ता दिखाई देती है, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद में स्थापित संघात्मक व्यवस्थाओं में विशेषकर एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों में दलीय व्यवस्था के नए प्रतिमान भी विकसित हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इन राज्यों में ऐसे दल विकसित हुए जो दो स्तरीय प्रकृति के रखते हैं। इनमें कुछ दल राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत से दल क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तर पर संगठित होने लगे। संघवाद व्यवस्था में प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की संभावना और अवसरों के कारण बहुत से दल राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल स्थानीय हितों का जवाब पर आसन होकर सौदेबाजी में राजनीतिक का सहारा ले लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं में यह संभव हो गया कि संघीय सरकार पर जिस दल का नियंत्रण होगा उससे भिन्न क्षेत्रीय दलों का अन्य राष्ट्र दलों का संघ की इकाई में प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। तो जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में केंद्र सरकार के राज्यों का सहयोग सौदेबाजी द्वारा प्राप्त करने का होगा तो प्रयास करने लग जाती है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में ऐसे अनेक अवसर आए हैं। अब जब राज्यों में क्षेत्रीय दल में सत्तारूढ़ होकर सौदेबाजी की तरफ बढ़े हैं तो इसलिए मॉरिस जोन्स ने
मॉरिस जोन्स ने भारत की संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद भी कहा है। नेहरू के समय भी राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री सौदेबाजी की मजबूत स्थिति में थे। राज्यों के कुछ नेता बीसी रॉय, कामराज और प्रताप सिंह केरो ने इतनी शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें हटा सकना लगभग असंभव हो गया। तो ये नेता जो किसी भी सम्मेलन में भाग लेने और केंद्र के साथ में बातचीत करने के लिए आते थे, तो इस बात के प्रति पूरी तरह से सजग रहते थे कि दिल्ली के लिए उनका कितना महत्व है और दिल्ली की सहायता में कितना वह आश्रित है। नेहरू के काल में ऐसी बात नहीं थी। नेता दिल्ली के आदेश एजेंटों के रूप में चुपचाप मान लेते, बल्कि सौदेबाजी की बातचीत की और समझौते के विषय में ये लोग केंद्र के समक्ष अपनी शर्तें प्रस्ताव रखते और मनवा लेते भी थे। फिर आता है भारत में सहयोगी संघवाद का प्रतिमान मॉडल क्या है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत के संघीय व्यवस्था में अध्ययन से यह निष्कर्ष स्पष्ट सामने आया है कि संघात्मक व्यवस्था में सहयोग का लक्षण निहित है। ऑस्ट्रेलिया में अंतर प्रादेशिक सम्मेलन और प्रीमियर कॉन्फ्रेंस और ऋण परिषद के वार्षिक सम्मेलन, अमेरिका में गवर्नर के सम्मेलन, कनाडा में डोमिनियन प्रोविंशियल सम्मेलन, केंद्रीय में प्रादेशिक सरकार के आपसी सहयोग के माध्यम से हुआ है। एच बिट्स ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। इस प्रकार व्यवस्था में केंद्र सरकार शक्तिशाली होते हैं और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों में कमजोर नहीं होती। इस व्यवस्था का प्रमुख लक्षण दोनों प्रकार की सरकार का एक दूसरे की निर्भरता होती है। सहयोगात्मक संघवाद में यह अभिप्राय है कि हमारा संविधान केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था सुदृढ़ पारस्परिकता, आपसी विचार विनिमय, दोनों स्तर की सरकार पर निरंतर संपर्क की स्थापना का श्रेय उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में तो संविधान के सहयोग से अनेक संस्थाओं की व्यवस्था की गई, जिससे उचित राजनीतिक वातावरण की स्थापना हो, संपूर्ण संघीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के पोषण के लिए प्राणवायु प्राप्त होती है। भारत में वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय समितियां, क्षेत्रीय परिषदें, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यमंत्रियों व अन्य मंत्रियों के सम्मेलन में इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो सहयोग के ठोस प्रतीक ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण भारतीय संघ सहयोगी संघवाद के नाम संबोधित करती हैं। भारत में एकात्म संघवाद का प्रतिमान क्या है। तो क्लासिकी प्रतिमान एक नए प्रतिमान के स्तर पर आधिकारिक बदलता जा रहा है। फिर ये क्षेत्रीय सरकार की तुलना में केंद्र और राज्य सरकारों की महत्ता अधिक बढ़ती गई। उनका आरंभ शून्य से हुआ है, क्योंकि ऐसे में महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण प्रदान करना, जिनमें अधिकांश सरकारों निपटाना पड़ता है। राज्य सरकार चले। फिर कनाडा में संघवाद में प्रतिमान क्या है। तो कनाडा में सरकार संघीय प्रतिमान मॉडल की सिद्धांत के अंतर्गत कनाडा सरकार संवैधानिक रूप से दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित होती है, संघीय और केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार भी होती है। संघीय और केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। कनाडाई संघवाद के अवधारणा में सरकार के विभिन्न स्तरों, शक्तियों, औपचारिक विभाजन और राजकोषीय संघवाद के संचालन और विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर जो संबंध है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब देखिए, कनाडा में संघीय सरकार और राज्य सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए संघीय सरकार को संवैधानिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए, जिसमें वह उन्हें सरकार के प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकती है। कनाडा की राष्ट्रीय संसद देश की राजधानी ओटावा, यानी अगर आपको पूछे कि कनाडा की राष्ट्रीय देश संसद कहाँ पर है, तो वहां पर ओटावा में स्थित है। और इस सदन के दो भाग है, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट। ठीक है, तो आप कह सकते हो ओटावा की दो चीज है, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट। ठीक है, संघीय संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक निर्वाचित निकाय और मजबूत स्थिति में होती है। इनकी तुलना में सीनेट कम शक्तिशाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा स्थापित और संगठित होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है
वो एक निर्वाचित निकाय है और मजबूत होता है, ठीक है, सुदृढ़ होता है। लेकिन जो सीनेट है वो क्या होती है, कम शक्तिशाली, उनके पास में पावर है वो कम होती है, और इनडायरेक्ट इनका जो इलेक्शन है वो होता है, जो उसके द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि संघीय सरकार और राज्य के प्रमुख नामात्र का प्रमुख होगा, और यही व्यवस्था प्रांतों में भी स्थापित होगी। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होगी, तो सेम ही है। फिर प्रांतीय सरकार की जो सरकारें होंगी वो प्रांतीय सरकार कनाडा के सरकार की दूसरी संवैधानिक मान्यता द्वारा प्राप्त की सरकार होगी। कनाडा में 10 प्रांत होंगे जो प्रत्येक की अपनी अपनी प्रांतीय सरकार होगी। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर, नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। प्रांतीय सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार कानून का निर्माण करती है और लागू भी करती है। बाकी का आप एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, प्रत्येक प्रांतीय सरकारों को गठन प्रांतीय विधानसभा में से निर्मित होता है, और उपराज्यपाल राज्य का प्रांतीय प्रमुख होता है। यह संघीय स्तर की औपचारिक प्रदान होता है। वास्तविक सत्ता प्रांतीय प्रमुखों, कार्यकारी परिषदों, प्रीमियर्स और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होता है। ठीक है बच्चा। अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, स्थानीय सरकार क्या होगी। देखिए, स्थानीय सरकार कनाडा में स्थानीय सरकार प्रशासन विकास के लिए स्थानीय सरकार का गठन किया जाएगा। इसमें जिसमें नगरपालिका, काउंटी, पैरिश, अर्ध क्षेत्रीय परिषद, बोर्ड और एजेंसियां भी शामिल होगी। कौन कौन सी चीजें होगी? नगरपालिका, काउंटी पैरिश, अर्ध क्षेत्रीय परिषद, बोर्ड और एजेंसियां। ये संस्थाएं मान्यता प्राप्त संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं होगी, बल्कि एक स्थानीय सरकार के प्रांतीय सरकार और संघ शासित क्षेत्र सरकारों के अंतर्गत आएगी। यह स्थानीय सरकारों की स्थापित करने का जवाबदेही होगी। ठीक है। संघ शासित क्षेत्र क्या होगा? कनाडा में 3 संघ शासित क्षेत्र जो यूक्रोन, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, नुनावत, इन क्षेत्रों में अपनी सरकारें भी होगी। क्षेत्र में अपनी सीमा के अंतर्गत कानून का निर्माण उससे निर्माण करेगा और लागू करेगा। फिर क्षेत्र संघ सरकार में विधायी क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, जो राज्य का प्रमुख प्रादेशिक आयुक्त होगा। वास्तविक शक्ति क्षेत्रीय प्रमुख और उसकी कार्यकारी परिषद को प्राप्त होती है। संघ शासित क्षेत्रों की स्थिति प्रांतों की उपेक्षा कमजोर होती है। संघीय न्यायपालिका क्या है? कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति संघीय सरकार द्वारा की जाती है। संघीय स्तर के न्यायालयों के उदाहरण फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, फेडरल कोर्ट, टैक्स कोर्ट ऑफ कनाडा, कोर्ट मार्शल अपील, कोर्ट मार्शल आदि के अंतर्गत आता है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण संघीय राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा है। न्यायालयों में के अंतर्गत संघीय सरकार के सभी विभाग और एजेंसियां आती है। प्रांतीय स्तर की जो न्यायालय हैं, इसमें अपील की प्रांतीय अदालतें और प्रांतीय परीक्षण अदालतें शामिल होती है। ये अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ कम अधिकारिता क्षेत्र में स्थापित की गई है। इन न्यायालयों के अंतर्गत आपराधिक, संवैधानिक, नागरिक, पारिवारिक, यात्रा जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। परिसंघ और शक्तियों का विभाजन। कनाडाई संघवाद मूल सिद्धांतों को पहली बार 1867 में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम के माध्यम से परिसंघ रूप में प्रदान किया गया, और इस अधिनियम को 1982 में संविधान अधिनियम 1967 का नाम दिया गया। और अधिनियम ने सरकार के संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर न्यायिक शक्तियों का निर्धारित किया गया।
1982 का अधिनियम में 1967 की महत्वपूर्ण धाराएं क्या-क्या थी, वो इस प्रकार से देखिए कि प्रांतों के संबंध में अधिनियम की धारा 92 द्वारा प्रत्येक प्रांत को 16 शक्तियां प्रदान की गई थी। यानी जो सेक्शन 92 था, ये कौन सा 1982 के अधिनियम जो 1967 की महत्वपूर्ण धाराएं थी, ठीक है, तो उस अधिनियम में जो 92 था, ठीक है, उसमें प्रत्येक प्रांत को 16 पावर दी गई थी। ठीक, अब वो पावर क्या-क्या थी उस प्रकार से थी, देखो। पहला, अस्पताल, शरण स्थली, धर्मार्थ, नगरपालिका संस्थान, जेल, संपत्ति, नागरिक अधिकार जैसे विधायी नियंत्रण वाले मामले इसमें शामिल किए गए थे। इसका अभिप्राय यह हो गया कि इसी संबंध में कानून केवल प्रांतीय सरकार ही बना सकती है, संघ सरकार नहीं बना सकती। समझ में आई बात? दूसरा, जो 93 सेक्शन था वहां का कि प्रांतों को शिक्षा पर विशेष अधिकारिता प्रदान और प्रबंध करती है। अधिनियम की धारा 95 कृषि और आवर्जन नीतियों के समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई। फिर अधिनियम की धारा 92 में प्रत्यक्ष कराधान का प्रावधान भी किया गया। वर्तमान में अधिकांश प्रांत आयकर, कॉर्पोरेट कर, वस्तु सेवा कर, लाइसेंस, अन्य शुल्क के माध्यम से राजस्व में बढ़ता है। प्रांतों के विपरीत संघ सरकार को बहुत व्यापक कर अधिकार दिए गए हैं और अधिनियम 1867-91 में उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार किसी भी तरीके से कराधान के माध्यम से राजस्व के साथ अप्रत्यक्ष कराधान जैसे शुल्क आदि भी सम्मिलित होते हैं। भारत और कनाडा के संघवाद में तुलना क्या होगी? भारत और कनाडा दोनों में ही कुछ प्रावधान भारतीय संविधान काफी समानताएं सम्मिलित होती है। भारत और कनाडा के संघवाद में क्या-क्या समानताएं पाई जाती है, देखिए। संसदीय शासन प्रणाली, लिखित और कठोर संविधान, न्यायाधीश की नियुक्ति, केंद्रीय संघवाद, ये सारी कुछ समानताएं पाई जाती है। और असमानताएं क्या-क्या है वो ये देखिए। दंड विधेयक है, राज्य अध्यक्ष की स्थिति है, ये सारी कुछ असमानताएं होगी। ठीक है, वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली। भारत और कनाडा दोनों में संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग संसद की सलाह से करता है और स्वयं नाममात्र की शक्ति में रहता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति शक्तिशाली है। प्रारंभ में अमेरिका की संघीय व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना गया था, किंतु बाद में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इन देशों ने संघीय व्यवस्था को अपने तरीके से अपना लिया। ठीक है, फिर है लिखित और कठोर संविधान। तो भारत और कनाडा के संविधान में दूसरी समान संविधान को लेकर है कि भारत और कनाडा का संविधान लिखित और आंशिक रूप से कठोर संविधान माना गया। भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि बहुत से प्रावधान ऐसे भी हैं कि संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रक्रिया जटिल होती है, किंतु कनाडा में इससे भी जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया। कनाडा में अनेक प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें बदलाव करने के लिए सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति। तीसरी व्यवस्था कनाडा भारत और कनाडा के संघवाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति पद मुक्ति को लेकर होता है। भारत में और कनाडा में न्यायाधीशों की नियुक्ति पद मुक्ति की जो विधि है एक समान होते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों में नियुक्ति संसद के निवेदन के उनको हटाया जा सकता है। इस प्रकार कनाडा के न्यायाधीशों में नियुक्ति गवर्नर ऑफ जनरल के द्वारा की जाती है। संसद के को हटाया जा सकता है। केंद्रीय संघवाद और भारत और कनाडा के संघवाद में क्या, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार और अधिक शक्तिशाली है, जिसमें कनाडा में भी मुकाबले केंद्र अधिक शक्तिशाली बन गया है। भारत और कनाडा के संघवाद में अब असमानता क्या है, तो वो देखिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता। ये एमसीक्यू यहीं से बनेगा, देखो बच्चों। ठीक है,
4 चीज़ों में से। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य परिप्रेक्ष्य में भारत और कनाडा दोनों ही राष्ट्रमंडल के सदस्य, किंतु भारत और राष्ट्रमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य होगा, जबकि कनाडा आद्य राज्य के हैसियत में राष्ट्रमंडल का सदस्य होता है। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जबकि कनाडा में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। भारत में राज्यसभा के 12 सदस्य नॉमिनेट किया जाता है, जबकि कनाडा में सीनेट के सभी सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरी असमानता ये होती है कि धन विधेयक के संबंध में भारत में राज्य सभी धन विधेयक के विषय में शक्तिहीन होते हैं, जबकि धन विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में नहीं। किंतु कनाडा में सीनेट धन विधेयक के संबंध में बहुत शक्तिशाली होता है और वह धन विधेयक में कोई भी संशोधन कर सकता है। उसके पास वो होने का पास होने से रोक भी सकता है। ठीक है, कौन रोक सकता है? सीनेट रोक सकता है। राज्य अध्यक्ष की स्थिति क्या होगी? चौथी असमानता है कि राज्य अध्यक्ष की स्थिति को लेकर होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां बहुत कम होती है। यदि संसद को कोई भी कानून बनाना हो तो कोई भी अधिनियम पास करती है, जो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। किंतु कनाडा में गवर्नर के पास ये अधिकार होता है, वह राज्यों के द्वारा पास किए कानून को अस्वीकृत भी कर सकता है। विधि का शासन व्यवस्था में न्याय की वृद्धि हेतु लोगों के अधिकारों को, राज्य के दायित्व को, शक्तियों को, संस्थाओं को, संगठनों के माध्यम से स्पष्ट दिशा रूप देने के विधि के शासन की विशेष भूमिका होती है। और विधि का शासन वह सिद्धांत है कि जो इस तथ्य को निश्चित करता है, राजकीय सत्ता लिखित सार्वजनिक रूप में अपनाए गए लागू किए गए कानूनों को नियमों के अनुसार किसी भी अनुकूल प्रक्रिया द्वारा लागू की जाती है। और विधि के शासन का संबंध सरकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, न ही यह लोगों के अधिकारों की स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। इसका संबंध तो सीधे व्यवस्था की व्याख्या होती है। विशेषतः इनके आधारों, विशेषता और मूल्यों को विधि के शासन की संकल्पना उतनी पुरानी है जितनी कि पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत है। थॉमस एक्विनस ने विधि के शासन की विशेषताओं का इनका वर्णन किया। ये एक विवेक अनुरूप है, उचित प्रकार की सत्ता द्वारा स्थापित होता है, हित प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित होता है। इसका सुव्यवस्थित रूप से संचालन होता है। विधि के शासन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण उस कार्य के दंडित नहीं किया जाता जो कानून द्वारा दंडनीय नहीं है। सरकार किसी भी व्यक्ति को इस अपराध का दंड देती है जिस समय कानून के अनुसार अपराध नहीं हो। वह विधि के शासन की अवहेलना कर रही होती है तो वह सरकार इस समय अपने कानूनी अधिकारों को बाहर का कार्य कर रही होती है। विधि का शासन सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए सत्ता के प्रयोग को आशा करता है और यही कारण है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत सरकार के किसी भी एक अंग को असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक अंग के प्रदान करने की शक्तियों का प्रत्येक दूसरे अंग का नियंत्रण होता है। राज्य स्तर पर भी सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियों पर सीमाएं लगाई। विधि का शासन इस तथ्य की मांग करता है कि प्रत्येक कानून को नैतिकता और उचितता, न्याय के सार्वजनिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के जो क्या-क्या जो थॉमस एक्विनस ने शासन के जो विशेषता बताई थी वो इस प्रकार से थी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेन पॉइंट याद रखने हैं इसमें। ठीक है, और जहाँ पर ये बताया गया है कि कहाँ पर समानताएं हैं, कहाँ पर असमानता है, ठीक है, कहाँ पर किसको लाभ मिल रहा है, ये वाला आप जरूर देखना महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। ठीक है, और ये जो कनाडा संघ मानव प्रतिमान का मॉडल है इनमें देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं एमसीक्यू में खुद भी करवाऊंगा आपको, ये चीज आप जरूर पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही जल्द हम दोपहर में लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।